हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, है ना। और उसमें भी हमने कुछ उसके कंसेप्ट जो जो उसकी पर्पज क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। आज हम उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में समझेंगे। वैसे तो मैंने फंक्शनल और एक्सट्रीमल एंड स्टेशनरी वैल्यू के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन वहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन नहीं की थी, तो मैंने आज यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर दी है डेफिनेशन, है ना। तो आप इनको अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका दे दूं, है ना। तो जो फंक्शनल हमारे पास क्या होता है, वो फंक्शनल एक होता है एक किसी फंक्शन का जो जिसकी वैल्यू किसी एक फंक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास जो हमने लेट किया था वाई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश एंड डी एक्स। यहाँ पे जो हमारे पास वाई और वाई डैश है, ये एक प्रकार से डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। और ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू पे कर रहे हैं। साथ में हमने कुछ कंडीशन दी थी, जैसे हम ऑपरेशन रिसर्च में देते हैं कंस्ट्रेंट कंडीशन। सेम यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास दी गई है कि अगर x की वैल्यू x1 है देन y की वैल्यू यहाँ पे y1 आ रही है, एंड x2 है देन y2 है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमने ली थी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फंक्शनल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स वन और मोर देन वन फंक्शंस, यानी या तो एक फंक्शन पे डिपेंड करेगी, यानी बेसिकली ये समझने का मतलब है कि फंक्शनल उसे कहते हैं जो किसी फंक्शन पे डिपेंड करे, है ना। जैसे कि हम देखते आ रहे थे कि अपनी छोटी क्लास में कि किसी भी y ऑफ x मान लो, है ना, y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये कोई हमारे पास इक्वेशन दे दी, है ना। अब ये इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी x की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड कर रही है ना। y की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर रही है x पे। अगर x की वैल्यू चेंज तो y की वैल्यू भी चेंज, है ना। सेम यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे तो x पे डिपेंड कर रही है, सेम यहाँ पे क्या हो रही है, y पे डिपेंड करेगी वैल्यू, है ना। y ऑफ x यानी y ऑफ x पर x यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है। और ये y ऑफ x किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और जो i है वो किसका फंक्शन है, y ऑफ x का फंक्शन है, यानी i फंक्शन का फंक्शन है ना। फंक्शन का फंक्शन, जैसे गॉफ एफ ऑफ जी लेते हैं हम, है ना, गॉफ ये वाला फंक्शन लेते हैं ना, एफ ऑफ एफ। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास आई फंक्शन है जिसे हम फंक्शनल नाम दे रहे हैं, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस, यानी उसकी वैल्यू किसी फंक्शन पे डिपेंड करने वाली है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, और x क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो i इज अ फंक्शनल हुज वैल्यू डिपेंड ऑन y ऑफ x। i की हर एक वैल्यू के लिए y ऑफ x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम i की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शनल हो गया हमारा, ठीक है ना। उसके बाद हम एक्सट्रीमल एंड स्टेशनरी वैल्यू पे बात कर रहे थे, है ना। तो जो हमारे पास फंक्शन निकल के आएगा, जैसे हमने यहाँ पे फिर से एक लेट फंक्शन किया, जो हमारे पास हमारा क्या है, फंक्शनल है, और ये कंडीशन हमारे पास दी गई है ना। ये सेम कंडीशन हमारे यहाँ पे हमारे पास y2 आने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास दी गई है। अब इन कंडीशन की हेल्प से, है ना, हमें एक ऐसा कर्व फाइंड करना होता है जिसे हमने, जो ऐसा कर्व होगा जिसकी वैल्यू के लिए ये आई ऑफ एक्स, ये जो हमारा फंक्शनल है आई, उसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। एक बार पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास कोई फंक्शन, हमने फंक्शनल लिया है, कंडीशन हमारे पास दी गई है, वी नीड टू फाइंड वाई एक्स सच दैट इट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फर्स्ट। क्या कह रहा है, हमें एक ऐसा कर्व ढूंढना है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कोई दो पॉइंट हमारे पास दिए हैं, उनके बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ, हम जानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन हमें फाइंड हमें करना है कि वो कर्व क्या होगा। तो मान लो ये जो डिस्टेंस निकल के आई, ये y ऑफ x निकल के आई, एक फंक्शन निकल के आया, है ना। तो इस फंक्शन की वैल्यू, है ना, तो हमें फाइंड ऐसा फंक्शन करना है जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करे फर्स्ट को। फर्स्ट यानी हमारा ये जो y ऑफ x है, y ऑफ x को अगर ये मैक्सिमाइज या मिन कर दे, तो जो हमने फंक्शन फाइंड करा है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसके लिए एक्सट्रीमल का काम करेगा। क्या करेगा, एक्सट्रीमल का काम, है ना। तो ये y ऑफ x क्या करना चाहिए, इन दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। साथ में जो ये हमारा i फंक्शन है, जो हमारा फंक्शनल है, इसकी वैल्यू के लिए क्या करना चाहिए, इसकी वैल्यू को ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहिए, ठीक है ना। अब वो मैक्सिमाइज कर रहा है, ये मिनिमाइज कर रहा है, ये तो हम आगे देखेंगे, है ना। लेकिन हमें पास मेन कंसेप्ट क्या है कि जो फंक्शन हम फाइंड कर रहे हैं उन पॉइंट के बीच में, वो फंक्शन उन पॉइंट पे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। साथ में उस फंक्शन की वैल्यू के लिए जो हमारा आई है, जो फंक्शन हमारे पास ये है, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, हियर y ऑफ x इज कॉल्ड एक्सट्रीमल। तो जो y ऑफ x निकलेगा इसको हम एक्सट्रीमल कहेंगे।
और उस एक्सट्रीमल की हेल्प से जो वैल्यू निकलेगी आई की उसे हम कह देंगे एक्सट्रीमा। ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे एक्सट्रीमा, और इसे स्टेशनरी वैल्यू भी कह देते हैं, है ना। इसे क्या कह देते हैं, स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू, ठीक है ना। तो इसे क्या कह देते हैं, स्टेशनरी वैल्यू भी कह देते हैं। क्या समझे आप, फंक्शन, फंक्शनल क्या है, जो किसी जिस ऐसा कोई फंक्शन जो फंक्शन पे ही डिपेंड करे, यानी आई फंक्शनल पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, ठीक है ना। एक्सट्रीमल क्या हो गया, हमें उन दो पॉइंट पे ऐसे जो कंडीशन हमें दी गई है उस पे एक कर्व निकालना है जो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, साथ में आई की वैल्यू को एक्सट्रीमल करे, एक्सट्रीमल यानी मैक्सिमम या मिनिमम करे, है ना। तो उसे हम क्या कह देते हैं, उस y ऑफ x को हम कह देंगे एक्सट्रीमल, है ना। और जो वैल्यू देगा वो, है ना, जो i की वैल्यू उस फंक्शन को रखने के बाद निकलेगी उसे हम क्या कह देंगे, एक्सट्रीमा या फिर स्टेशनरी वैल्यू कह देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फंक्शनल और एक्सट्रीमल एंड स्टेशनरी वैल्यू के बारे में, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्ट्रिंग शॉट लेना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मैं इसको रब करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे आइलर या यूलर भी कहते हैं कोई कोई से, है ना, आइलर लैग्रांजे इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने ये रब कर दिया है। अब हम इसमें एक नोट लिख लेंगे। ये हमने जो टॉपिक दिया है इसका नाम है वेरिएशनल प्रॉब्लम फॉर फिक्स्ड बाउंड्रीज। यहाँ पे हमें जो बाउंड्री कंडीशन दी गई होगी, जैसे हमने अभी लिखा था y x1 पे y1 वैल्यू दे रहा है, y x2 पे y2 वैल्यू दे रहा है ना, तो ये हमारी फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम वेरिएशनल प्रॉब्लम तो देखेंगे, उससे पहले हम एक नोट लिख लेते हैं, है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, तो आप नोट करके लिख सकते हैं इसे। नोट क्या है हमारे पास क्या है, वी रिस्ट्रिक्ट ourselves to select any unknown curve or function y ऑफ x। कोई भी कर्व हम ले रहे हैं, अननोन कर्व है ना, या तो कर्व लो या फंक्शनल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि कर्व एक फंक्शन ही होता है एक प्रकार से। जो y ऑफ x है, दैट हैव continuous second order डेरिवेटिव, है ना। जो कर्व हमने लिया है वो क्या है, कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब एक बार समझा दूं मैं आपको। जैसे y ऑफ x इज इक्वल टू साइन x लेके चल रहे हैं, है ना, तो साइन x अपने आप में क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलो साइन x से थोड़ा टफ पड़े अगर आप लोगों को, तो हम ले लेते हैं x³ प्लस 3x प्लस 2। अब ये तो सबको पता है कि भाई कोई भी हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपस अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करें तो ये क्या आने वाला है, y डैश ऑफ x। अभी देखो ये भी कंटिन्यूअस है, आप जानते हैं। सेकंड डेरिवेटिव अगर हम इसका करें, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करें, तो 3x² प्लस 3 इज प्लस 0, है ना, 0 को हटा देते हैं, तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आया। ये भी कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फॉर्म बन रही है, और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर हम इसका एक और डेरिवेटिव करें, सेकंड डेरिवेटिव, तो ये 6 ऑफ x हो जाएगा प्लस 3। तो ये अगेन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि एक हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहां पे क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी पहला के डेरिवेटिव, सेकंड भी कंटिन्यूअस, थर्ड भी कंटिन्यूअस। अगर ऐसा कोई फंक्शन हमें मिल रहा है या कर्व हमें मिल रहा है जिसका हम कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो वो कंटिन्यूअस ही निकल के आए, है ना, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है वो हम बताऊंगा आगे भी। इसको लिखते हैं पूरा। तो भी फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा कि कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है।
ठीक है ना, डेरिवेटिव एंड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, द गिवन कंडीशन, ठीक है, द गिवन कंडीशंस विच इज बाउंड्री कंडीशन इटसेल्फ। है ना, जो बाउंड्री कंडीशन है इटसेल्फ, द फंक्शन ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड एडमिसेबल। फंक्शन ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड एडमिसिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, नोट हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई एक ऐसा अननोन कर्व लें या फंक्शन लें जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, तो ऐसी कंडीशन, और वो क्या कर रहा है, बाउंड्री कंडीशन जो हमें दी गई है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, एडमिसेबल फंक्शन कह देते हैं, कॉल्ड एडमिसेबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट रखना है, ठीक है ना। तो पूछ लिया जाता है कि भाई एडमिसेबल फंक्शन क्या है, तो जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस है, साथ में वो बाउंड्री कंडीशन यानी जो गिवन कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर रहा है, और वो बाउंड्री कंडीशन है किसी कर्व की, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एडमिसेबल कह देते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कह देते हैं, एडमिसेबल कह देते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा ये नोट, आई होप। तो चलिए अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा आइलर इक्वेशन पे बात करते हैं, ठीक है ना, आइलर इक्वेशन पे बात करते हैं। आइलर बोल दो, यूलर बोल दो, अब इंग्लिश में तो होता ही है ऐसा, कट को कट बोलते हैं, पुट को पुट बोलते हैं, जबकि लिखते बीच में आता सबके यू ही है ना। तो ये तो इंग्लिश का फंडा है, हम जानते नहीं, हम मैथ्स वाले हैं, है ना। तो हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं आइलर्स इक्वेशंस। अच्छा, एग्जाम में कहीं कहीं पे ये भी पूछ लिया जाता है कि आइलर इक्वेशन की हेल्प से कि कोई गिवन कर्व हमें दे दिया जाएगा, मतलब कोई भी फंक्शनल हमें दे दिया जाएगा, और हमें क्या करना होगा, हमें वो कर्व निकालना होगा जिसके लिए उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगी, है ना। तो यहाँ पे जो आइलर इक्वेशन है इसको कभी कभी आंसर इस तरीके से क्या है कि आइलर लैग्रेंज इक्वेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आइलर इक्वेशन और आइलर लैग्रेंज इक्वेशन दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसमें है द फॉर फंक्शनल ऑफ टाइप, फॉर फंक्शनल ऑफ टाइप, किस टाइप का फंक्शनल हमने लिया था, आप सब जानते हैं, आई वाई ऑफ एक्स, है ना, इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, है ना, ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी कि y x1 पे y1 वैल्यू एंड y x2 पे y2 वैल्यू, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन हमारे पास हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर ये फंक्शन हमारे पास कोई फंक्शनल है इस टाइप का, तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास होती है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर y ऑफ x टू बी, है ना, जो हम ये y ऑफ x निकाल रहे हैं ना, ये y ऑफ x, इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है इसको फाइंड करने के लिए, नेसेसरी कंडीशन ऑफ y ऑफ x टू बी एक्सट्रीमल, मतलब जो फंक्शन हमारे पास जो कर्व है उसको एक्सट्रीमल दिखाने के लिए कि इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, एक्सट्रीमल ऑफ दिस
functional this functional of type first is, तो क्या नेसेसरी कंडीशन है, वो क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन है, वो क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। और दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज या यूलर लैग्रेंज इक्वेशन या आइलर इक्वेशन, कुछ भी बोल दो, मैं तो यूलर ही बोलता हूँ, है ना। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, हमारी यूलर इक्वेशन है। तो कोई भी फंक्शन जो हमारे पास फंक्शनल दिया हुआ है, उसकी जो कंडीशन दी गई है, अगर हमें वो कर्व हमें फाइंड करना है y ऑफ x जो उस फंक्शनल को एक्सट्रीमल कर देगा, तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, वो ये है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ गई, है ना। तो इसके बाद एक नोट और है कि द फॉर फंक्शनल एक्सट्रीमल कैन बी यूनिक, है ना। किसी जो फंक्शनल है इसके लिए एक्सट्रीमल हमेशा यूनिक रहने वाला है ना। और अगर वो इनफाइनाइट और डज नॉट एग्जिस्ट है तो डिपेंड करेगा उसकी बाउंड्री कंडीशन पे, है ना, कि उसकी बाउंड्री कंडीशन कैसी दे रखी है। ठीक, तो यानी वैसे तो बेसिकली क्या है कि जो फंक्शनल हमारा आइलर इक्वेशन से निकल के आएगा, मतलब जो एक्सट्रीमल हमारा आइलर इक्वेशन से निकल के आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा यूनिक रहने वाली है। और अगर वो वैल्यू इनफाइनाइट बन रही है या डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, तो वो फिर क्या करेगा, उसकी बाउंड्री पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि उसके बाउंड्री पॉइंट किस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, आइलर इक्वेशन है, यूलर इक्वेशन है ना। और वेरिएशनल प्रॉब्लम फॉर फिक्स्ड बाउंड्री पॉइंट हम करने वाले हैं, इसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद रब करने के बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर, उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, और समझते हैं कि आइलर इक्वेशन का एप्लीकेशन हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे आगे, तो इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, है ना। सेकंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आप करके आए हैं छोटी क्लास में, है ना। तो सेकंड ऑर्डर के लिए आपको आना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2y dy/dx और माइनस 16y स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और जो बाउंड्री कंडीशन हमें दी गई है, बाउंड्री कंडीशन हम इधर ही लिख लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास दी गई है y 0 पे 0 एंड y π/8 पे हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो 1 दी गई है, ठीक है। तो हमें वो कर्व फाइंड, एक्सट्रीमल फाइंड करना है ना, जो इसकी वैल्यू को बाउंड्री कंडीशन पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में अगर हम देखें, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, हमारे पास फंक्शन है जो क्या है एक्स वाई डैश टाइप का है, और वो गिवन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है वाई डैश का स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं, ठीक है, 2y वाई डैश माइनस 16y स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, ठीक। तो अगर हम इसमें आइलर इक्वेशन लगाएं बाय यूलर्स इक्वेशन, तो यूलर्स इक्वेशन की हेल्प से
हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास, चलो हम पहले ही निकालते हैं। यूलर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और इज इक्वल टू 0। तो हम अलग अलग करके समझाते हैं। पहले हम निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। अब देखो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास वाई डैश का स्क्वायर है, तो ऑब्वियस बात है 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली ट्रीट होगा। एंड सेकंड के लिए हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 2 वाई डैश, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 32 वाई, 32 वाई, ठीक है, 32 वाई। अब अगर हम निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो अब हम निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वाई डैश, है ना, 2 वाई डैश और क्या आ जाएगा साथ में, और वाई डैश का तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास 2y और वो आगे वाला टर्म 0, आगे वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, अपनी जो हमारी यूलर इक्वेशन है, आइलर इक्वेशन है, उस पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये क्या है, दैट इम्प्लाइज 2y डैश माइनस 32y माइनस डी वाई डी एक्स। अच्छा ऐसे काम करते हैं ना, थोड़ा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं, यानी इसको पूरी वैल्यू हम डी वाई डी एक्स ही निकाल देते हैं। तो डी वाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा, तो 2 ये हो जाएगा 2y डबल डैश प्लस 2y डैश, ठीक है ना, 2y डबल डैश एंड 2y डैश हो जाएगा, और यह माइनस हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास वैल्यू आई 2y डैश प्लस 2y डैश। अब यहाँ पे कूड़े वाली गाड़ी आ गई है, तो उसका हल्ला तो अब होना ही है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y डैश माइनस 32y माइनस 2y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -32y माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0, -2 कॉमन ले लो, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y प्लस ये हमारे पास क्या आ गया 16y प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिखें तो ये क्या हमारे पास होता है, चलो ये लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास y डबल डैश प्लस 16y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या आ गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, है ना। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, है ना। अब उन मेथड को अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा समझा दूंगा मैं इसको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा साथ साथ, ठीक है ना। तो हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की है कि देखो ये हमारे पास क्या है, y डबल डैश प्लस 16y इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसका बार डेरिवेटिव 2 बार हो रखा है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें भी 2 कंडीशन होती है, यानी अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है और इसके इक्वल टू में 0 आ रहा है, साथ में जो इसके वेरिएबल टर्म है सेम है और इक्वल टू में 0 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है। उसमें हम क्या करते हैं कि y डबल डैश की जगह पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। हम इसको ये कर देते हैं कि यहाँ से हम ले लेते हैं, अगर हम इसमें से y कॉमन ले लें, y कॉमन ले लेते हैं और इसको d स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कुछ इस तरीके से। मतलब जैसे ही हम इसको यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y
प्लस 16y इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। मतलब डी, इस बड़े कैपिटल डी का मतलब क्या है, क्योंकि ये वाई डबल डैश है, और इस वाई डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या मान लिया कि तो जो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसको हमने क्या पुट कर दिया कि भाई ये डी स्क्वायर है, क्या है ये डी स्क्वायर है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से डी स्क्वायर एज इट इज हम ले लो और प्लस 16, और इसमें से हम y कॉमन ले लेते हैं और ये y 0 के बराबर हो गया। ठीक है ना, क्या 0 के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम डी स्क्वायर ही पुट कर सकते हैं और फिर इसको एम स्क्वायर से भी पुट कर सकते हैं, जैसा जिसको सुटेबल लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अब इसको 0, क्योंकि y की वैल्यू ऑब्वियस बात है 0 नहीं होने वाली, तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो हमारे पास d की वैल्यू आने वाली है -16 का अंडर रूट, और तो d इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4 आयटा। ठीक है, प्लस माइनस 4 आयटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आने वाली है। ठीक, अब यहाँ तक तो ठीक समझ में आ गई कि भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने इसकी रूट्स भी निकाल लिए। लेकिन अब बात आती है कि भाई इसको हम, इसकी y की वैल्यू हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो बनेगी कैसे। तो अगर हमारे पास हमारे पास जो हमारे इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या आता है कि y इज इक्वल टू y ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। मतलब जनरली इसको होता क्या है, जनरली होता है c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ठीक है ना, ये होता है। तो इस जगह पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमारे रूट्स निकल के आए 4, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ तक हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक, अब हमारे पास जो गिवन बाउंड्री कंडीशन है ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास गिवन बाउंड्री कंडीशन है कि भाई अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आ रही है, तो यानी y ऑफ x 0 है और x की वैल्यू 0 है, तो cos 0 तो 1 हो जाता है, तो ये c1 हो जाएगा, प्लस c2 sin 0 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो c1 की वैल्यू निकल के आई ये आ गई 0। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है कि अगर हम x की वैल्यू π/8 रखें, तो यानी x की वैल्यू π/8 रखें तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू π/8, तो यहाँ पे अगर हम रखें c1 cos 4 इंटू π/8, ठीक है, और प्लस c2 sin 4 इंटू π/8, तो ये कट जाएगा, ये 2 बढ़ जाएगा और ये भी 2 बच जाएगा। तो यानी ऑब्वियस बात क्या होगा यहाँ से कि c1 cos ये हो गई π/2 प्लस c2 sin π/2। तो sin π/2 हमारे पास 1 होता है, लेकिन cos π/2 हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आई c1 की वैल्यू जो हमारे c2 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, ये आ गई 1। ठीक है, c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब इन वैल्यूज को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वो फंक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो जो हमारे पास c1 और c2 की वैल्यू आई वो हम इस गिवन इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 3 इसे मान लो इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये y ऑफ x इज इक्वल टू c1 हमारे पास क्या है 0, तो 0 यहाँ रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0, एंड c2 की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा sin 4x। तो जो ये आया हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू sin 4x, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, वो एक्सट्रीमल है। ये एक एक्सट्रीमल है जो इस गिवन फंक्शन को या इस गिवन फंक्शन की वैल्यू को क्या करेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी, आइलर इक्वेशन के बारे में सीखा और उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन करेंगे, 2-3 और क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं, नहीं तो ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट 3rd लेक्चर में, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम 2nd एंड 3rd फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन भी समझेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।